देखिए, आज हम लोग को करना है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक जो है नर्वस टिश्यू हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जाली की तरह, जाल की तरह, जिसमें सबसे ज्यादा होता है ब्रेन वाले भाग में, उसके बाद है रीढ़ रज्जु जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इन दोनों भागों में बहुत ज्यादा जो है तंत्र का विकास हुआ है। न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, इसकी यूनिट को, तो ये नर्व सेल या न्यूरॉन पूरे शरीर में फैला हुआ है, लेकिन हमने कहा कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज्यादा होता है। इसी तंत्रिका तंत्र के चलते हमारे शरीर में हम जो है किसी तरह का जो चोट लगता है या दर्द होता है, दर्द का अनुभव करते हैं इस ऊतक के द्वारा। तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है आवेग का ट्रांसमिशन होता है। इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्वस सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि आवेग का संचरण जो है तंत्रिका तंत्र से होता है, और इसकी इकाई, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है नर्व सेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन में देखिए, न्यूरॉन जो होता है उसमें जो है इसके अग्रभाग में देखते हैं कि ब्रांच जैसी रचना। इस ब्रांच जैसी रचना को हम डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट है। ये इंपल्स को, आवेग को ग्रहण करता है। और ये पोर्शन का नाम नहीं लिखा है, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। साइटोन का भाग जो बाहर की ओर संकरा हो गया है, आगे चल के डेंड्राइट बनाया है, तो इस संकरे भाग को हम डेंड्रॉन कहते हैं। इधर लिखे, इधर लिखने की जरूरत नहीं, तो डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन का ही भाग आगे चल करके ब्रांच हो गया डेंड्राइट। अब जो है इसके अंदर डेंड्रॉन जो होता है के अंदर जो होता है वो सेल जैसी रचना होता है, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं या साइटोन और सेल बॉडी। इसको कोशिका का या सेल है, साइटोन कहते हैं इसको। नर्व सेल में उसके साइटोप्लाज्म को साइटोन कहा जाता है। इस साइटोन में देख रहे हैं एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये न्यूक्लियस है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो है, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स घेरा में दिखाई देता है, जिसको नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद नीचे की ओर जो है एक नलीनुमा रचना होता है, जिसको एक्सन हिलॉक कहेंगे, हाइलॉक, इसको कहेंगे एक्सॉन, हाइलॉक, एक्सन हाइलॉक बोलेंगे। तो यही एक्सन हाइलॉक जो साइटोन का निचला भाग जो संकरा हो गया है और एक्सॉन बनाएगा, उसको
उसको एक्सॉन फाइलों कहते हैं, या एक्सॉन के ये जो लंबी नलीनुमा रचना है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन जो है लंबी रचना न्यूरॉन का, और इसके अपर पोर्शन को जहां साइटोप्लाज्म मिलता है साइटोन, उसको एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं। अब एक्सॉन जो है ये लंबी रचना है, एक्सॉन के बाहर लेयर है, सबसे बाहरी लेयर को हम कहेंगे न्यूरिलेमा। देखिए ये हो गया न्यूरिलेमा, सॉरी ये वाला भाग है न्यूरिलेमा, इसको कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर, जहां पर न्यूरिलेमा धंसा होता है, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर की गांठें। और सबसे बाहरी जो कोर है उसको हम कहेंगे न्यूरिलेमा। ये क्या है? ये जो बाहरी किनारा है इसको हम न्यूरिलेमा कहेंगे, न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा के भीतर में सेल दिखाई देता है, उसको हम स्वान सेल कहते हैं, और उसके भीतर में भी ग्रेन्यूल लाइक जो है चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम कहते हैं, इसे माइलिन शीट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइलिन शीट अंदर में होता है, ये माइलिन शीट होता है। न्यूरिलेमा के भीतर में एक लेयर बनाता है चिपचिपा पदार्थ का, ये फैटी सबस्टांस होते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, सेल्युलर पदार्थ का। और नीचे जाकर के एक्सॉन का भाग ब्रांच हो गया है, जो इसमें गोल गोल घुंडी के समान जो है रचना बनता है, जिसको हम कहते हैं साइनोप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब कहेंगे इसको। अब यहां पर साइनेप्टिक नॉब के पास जो है ये बटन लाइक स्ट्रक्चर है गोल गोल। अब ये जो होता है यहां पर जो है एक रसायन होता है एसिटाइल कोलिन, यहां पर होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यहाँ केमिकल होता है जो एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। यहां पर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन यहां पर आकर के डेंड्राइट जुड़ेगा। पूरे शरीर में न्यूरॉन एक दूसरा से क्या है? जुड़ा हुआ। एक का डेंड्राइट, दूसरे का ये जो है साइनेप्टिक नॉब वाला पोर्शन होगा। और जिस बिंदु पर जो है दो न्यूरॉन जुड़ते हैं तो उस एडजेसेंट भाग को, गैपिंग वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनेप्स। यहीं पर जो है वो पोर्शन है जहां दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा। जैसे इस तरह से जुड़ रहा है, मान लीजिए ऐसे जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ेगा। अब यहां का जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे सिनेप्स। जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ता है उस गैपिंग वाली क्षेत्र को, द गैप प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। And in this area, neurotransmitter is present, which is also called acetylcholine. It transmits the impulse from one neuron to another neuron. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है ये इंपल्स को, आवेग को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब रह गई बात कि न्यूरॉन जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं।
हाँ, तो आप सबसे पहले चीज जान लीजिए, ये हमने कहा था कि इम्पल्स को शरीर में किसी भी प्रकार का इस तरह से होता है व्यवधान, तो ये जो है स्टिमुली उत्पन्न होता है किसी प्रकार का, तो उसको वो ग्रहण करता है स्टिमुली को, तो एक प्रकार का क्या है, इम्पल्स है, आवेग है। तो उस आवेग को ग्रहण करता है कौन, डेंड्राइट, और डेंड्राइट ग्रहण करके वो पहुंचा देता है साइटोन में। हम कह सकते हैं डेंड्राइट इज ए ब्रांच स्ट्रक्चर which receive the stimuli or impulse, and that impulse goes towards the cytone, and further that impulse goes into the axon, and that impulse transmitted away from the cytone, साइटोन से दूर जाता है। साइटोन से दूर जाता है और यहां से इधर की ओर जाएगा, जो एक्सोन के द्वारा दूसरे भागों में चला जाता है, साइनोपिक नोड की ओर जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं कि आवेग का संचरण हमारे शरीर में कैसे होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, डेंड्राइट से साइटोन में, और साइटोन से फिर एक्सोन में, एक्सोन से जो है साइनेप्टिक नर्व वाले भाग में जाएगा, और वहां पर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये भेजने का काम करता है इम्पल्स को। तो उस क्षेत्र को, गैपिंग वाले जगह को सिनेप्स कहते हैं। याद रखना है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप के भाग को क्या कहेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। तो हम लोग इस चीज को जानना है कि 3 तरह के न्यूरॉन जनरली होते हैं। एक न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। पहला जो न्यूरॉन है उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन, यह जो न्यूरॉन होता है, आपको जिस भाग में स्टिमुली उत्पन्न होता है, इम्पल्स जो होता है स्टिमुली वाले भाग से, यानी रिसेप्टर भाग से, जहां पर पिन गड़ा वो रिसेप्टर भाग हो गया, वहां स्टिमुली उत्पन्न हुआ, तो वह जो इम्पल्स होता है आवेग, वहां से जाता है जिस न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा जो है हाथ में पिन गड़ा अचानक, अब तुम नहीं देखा, चलते चलते पैर में पिन गड़ा, तो गड़ने के साथ हम ये नहीं सोचते कि पैर को हटाना है, पैर स्वतः ही हट जाता है। कैसे हट जाता है, ये एक प्रकार का जो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ये माने रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। हमारे जो है मस्तिष्क के का नियंत्रण उस पर नहीं होता, अचानक ही जो है वो इम्पल्स जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, जहां से तुरंत उसको जो है दूसरे रास्ते से मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर ऑर्गन में उसको जो है इम्पल्स को पहुंचा देता है। तो हमको ये कहना है कि 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो होता है रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा, रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा। जैसे यहां तक पिन गड़ा, रिसेप्टर ऑर्गन, ग्राहियन, रिसेप्टर ऑर्गन मीन्स ग्राहियन, जहां पिन गड़ता है, जहां अचानक गर्म चीज में छुआ गया, तो जहां पर छुआया तो वो हो गया रिसेप्टर भाग, ग्राही भाग, ग्राहियन, तो ग्राहियन में चला गया। अब उस इम्पल्स को यहां से नर्वस सिस्टम पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम कहेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वह न्यूरॉन होता है जो ग्राही अंगों में से उस इम्पल्स को जो है पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो होता है सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन हमारे जो है
भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के भाग को हम कहते हैं केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है इंटर न्यूरॉन, अंतरांग जो है न्यूरॉन होता है। अब वहां पर जो है होता है दूसरे पदार्थ होते हैं उसके अंदर में जो इंपल्स को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है। सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में उसको पहुंचाता है इंटर न्यूरॉन में पाए जाने वाले सब्सटेंस। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन में स्पाइनल कॉर्ड से जो इंपल्स जो होता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है। जहां पर पिन गड़ा है ना उसी बिंदु के पास तक जो है ये इंपल्स को मोटर न्यूरॉन पहुंचा देता है। तो अचानक इतने समय में, इस अल्प समय में सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन में जाना, स्पाइनल कॉर्ड में जाना, स्पाइनल कॉर्ड से फिर उसी इफेक्टर भाग तक जो है पहुंचना, ये इंपल्स जो होता है का ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जैसे रिसेप्टर ऑर्गन से, रिसेप्टर भाग से चला गया इंटर न्यूरॉन में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर चला जाएगा इंटर न्यूरॉन के द्वारा मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन उसी बिंदु तक पहुंचा देगा। तो आवेग जो है पहुंच रहा है उसी बिंदु के पास, लेकिन उस बिंदु को हम मसल्स भाग को हम कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन। जहां से अंदर प्रवेश किया तो उसको रिसेप्टर, और उसी बिंदु पर घूम करके जब पहुंच रहा है तो उस क्षेत्र को हम कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन, अभिवाही अंग। तो हम लोग जान रहे इस चीज को कि नर्वस सिस्टम जो है क्या होता है, कैसे आवेग का संचरण होता है, और ये सब चीजों को, इस बिंदु को सबको याद रखना है। क्या होता है हमने बताया था कि सबसे बाहरी जो एक्सॉन के ऊपर जो आवरण होता है जिसको न्यूरिलेमा कहते हैं, और न्यूरिलेमा के भीतर जो है स्वान सेल होता है, उसके अंदर जो है चमकीदार पदार्थ होता है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट ये चमकीदार पदार्थ होता है। तो एक्सॉन के जस्ट जो है बाहर में होता है ये केमिकल्स जो है चमकीदार पदार्थ इसमें जो होते हैं। अब जो है आपको ये चीज जान गए हैं। अब हम लोगों को दूसरी चीजें जाननी है। एक चीज जो है पढ़ाना ये भूल गए थे, इस डायग्राम को आप पढ़ते पढ़ते बना लेंगे। अब जो है हम लोगों को जानना है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू किसको कहा जाएगा, रक्षी उत्तक। ये प्लांट के केस में छूट गया था पढ़ाने के दौरान। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है हम आपको बता रहे हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू ये जो है रक्षी उत्तक है। क्या है? रक्षी उत्तक। क्या बोले इसको? ये रक्षी उत्तक होता है। अब जो है आपको जानना है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता था। प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, ठीक है। ये रक्षी उत्तक है, इसको हम हिंदी में रक्षी उत्तक बोल सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है दो चीज पढ़ना है, तीन चीज। एक पढ़ना है एपिडर्मिस, एक पढ़ना है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरा पढ़ना है कॉर्ड, दूसरा पढ़ना है कॉर्ड, और तीसरा पढ़ना है बार। तो ये तीन चीज के बारे में पढ़ना। तो सबसे
पहले हमको जानना है कि एपिडर्मिस क्या है। प्लांट टिश्यू में पढ़ना था जो छूट गया था गलती से। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस किसी भी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती जो होता है उसके सबसे बाहरी लेयर होता है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ माने जड़, तना, पत्ती के सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन रूट के केस में यदि सही शब्द बोला जाए तो एक्चुअल में एपिडर्मिस के जगह पर एपिब्लेमा बोलना चाहिए। एपिडर्मिस बोलना जो है सही नहीं होगा। स्टेम और लीफ के बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहें, ठीक है, लेकिन रूट के केस में एपिब्लेमा करना चाहिए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एपिडर्मिस क्या होता है। जैसे पत्ती के जो एपिडर्मिस होता है उसमें आउटर लेयर में होता है एपिडर्मिस। अब पत्ती में ऊपरी सतह, निचली सतह होगा, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। तो उसमें जो है उसके ऊपर जो लेयर है एपिडर्मिस जो होता है उसमें जगह जगह से छिद्र होता है। जब एपिडर्मिस पर एक पतला सा क्यूटिकल लाइक रचना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये सेल है एपिडर्मिस का, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस। अब ये पत्ती का एपिडर्मिस मान लीजिए। अब इस एपिडर्मिस पर एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम कहेंगे, इस लेयर को, ये ट्रांसपेरेंट होता है। हम आपको निकाल के दिखा सकते थे लेकिन अब समय उसमें लग जाएगा। आप पत्ती को छीलते हैं ना, बहुत बारीक एकदम छिलका निकालिए मोड़ कर, तो एकदम उजला पारदर्शी निकलेगा। प्याज का जो झिल्ली जो निकालते हैं पिल्स वाला, उससे भी पतला तो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, वह क्यूटिकल कहलाता है। और चूंकि एपिडर्मिस के लेयर पर है तो ये बेबी जैसा लगता है, ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है उसमें वास्तव में क्यूटीन नामक जो है स्वष्टांश होता है, वैक्सी स्वष्टांश। वैक्सी माने मोम जैसा, वैक्स मीन्स मोम। अब वैक्सी माने मोम जो होता है, पानी डालोगे छलक जाएगा। मोम पर पानी डालिए तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर हट जाएगा मोम से। उसी तरह से ये क्यूटिकल ऐसा होता है, इसमें क्यूटीन होता है। क्यूटीन जो है वैक्सी स्वष्टांश है, वैक्सी स्वष्टांश। इसी के चलते वो इसे बनता है क्यूटिकल। तो उसके चलते जो है पदार्थ जो है, कोई भी चीज, ये एक प्रकार से ये इंसुलेटर का काम करता है, अंदर नहीं जाने देता है बाहरी चीजों को, अंदर आसानी से कोई चीज प्रवेश नहीं करेगा। तो हम लोग जान गए कि एपिडर्मिस पर जो है आपको पत्ती का एपिडर्मिस है, मान लीजिए ऐसे है। अब पत्ती का जो एपिडर्मिस पर जो ये देख रहे हैं, तो ये स्टोमाटा हो गया। तो ये दो वो जो है गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल रक्षित है। और जहां छिद्र दोनों के बीच में है उसको स्टोमाटा कहेंगे, स्टोमा है। अच्छा, ये गार्ड सेल एक्चुअल में ऐसा है, गार्ड सेल इस प्रकार का रचना है। अब इस गार्ड सेल का भीतरी भाग जो होता है वो मोटा होता है,
थिक वॉल होता है, थिक वॉल। इसके अंदर गार्ड सेल जो न्यूक्लियस होता है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। अब जो है इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके ऊपर जो है सेल हो सकते हैं। अब ये जो है इसको हम सब एपिडर्मल सेल कहते हैं। अब ये जो है कहने का मतलब है दो गार्ड सेल के बीच में छिद्र होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। दिन के समय ये स्टोमाटा खुला है, क्यों खुल जाता है ये सब चीज जो है हम बताएंगे। 10th क्लास से पढ़ना है, इसमें भोजन बनता है केवल में। अब भोजन बनने से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है गार्ड सेल का, तो बाहर क्यों फैलता है? ये थीन वॉल है, थीन वॉल माने गार्ड सेल का बाहरी लेयर पतला होता है, भीतरी लेयर मोटा होता है। तो जब भोजन बनता है कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो इसके अंदर जो है पानी जाने लगता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस होता है, तो इसमें भोजन पानी आने लगता है बगल वाले सेल से, तो इसका सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। गार्ड सेल जो बाहर को फैलता है तो बीच में छिद्र बन जाता है। एक दिन होता है, रात में ये प्रक्रिया नहीं होती। दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके चलते ये ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, तो गार्ड सेल बाहर को फैल जाता है टर्जिड होने के चलते। तो कहने का मतलब है कि ये तो टर्जिड हो गया, तो इसी से गैसेस से ट्रांसपिरेशन सभी होता है किससे? स्टोमाटा से। तो हम कह सकते हैं कि स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस विच टेक पार्ट इन गैसियस सेक्शन। समझी कि नहीं? गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ऑक्सीजन अंदर भी जा सकता है रेस्पिरेशन के द्वारा, ऑक्सीजन बाहर भी निकल सकता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ट्रांसपिरेशन में जल वाष्प भी बाहर निकलता है। तो ये सभी किससे निकलता है? छिद्र से होकर ज्यादा निकलता है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि पौधों में जो है ये स्टोमाटा जो होता है ज्यादातर जो है पत्तियों में होता है, डाइकोट के निचली सतह पर, भेंट्रल सतह पर ज्यादा स्टोमाटा होगा, ऊपरी सतह पर स्टोमाटा नहीं होता। लेकिन मोनोकोट लीफ में दोनों सतह पर, डॉर्सल सरफेस और भेंट्रल सरफेस दोनों सतह पर स्टोमाटा होते हैं, करीब करीब समान संख्या में। अब जो जलीय पौधा जो पानी में तैरते हैं उसके ऊपरी सतह पर स्टोमाटा होता है, निचली सतह पर स्टोमाटा नहीं होता है। याद रखना है, डाइकोट लीफ में लिखा हुआ है, जिसमें ब्रांच है पौधा का जो है पत्तियां, ब्रांच है शाखा, उसमें जो है पत्तियां जो होती है उसके निचली सतह पर स्टोमाटा होता है, भेंट्रल सरफेस पर स्टोमाटा होता है, डॉर्सल सरफेस पर स्टोमाटा नहीं होता। अब जो मोनोकोट लीफ है, जैसे मान लीजिए ताड़ है, खजूर है, उसके बाद जो है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, केला, इन सबों के पत्तियों में दोनों तरफ स्टोमाटा होता है समान संख्या। हाँ, तो हम लोग जान गए हैं। अब आपको जानना है कि कॉर्क क्या है। कॉर्क आप जानना है कॉर्क के बारे में। देखिए ये कॉर्क क्या होता है। कॉर्क माने काग होता है। काग का प्रयोग जो है बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, अब जो है उसका प्रयोग कम हो रहा है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर जो सेल काटता है। कॉर्क कैम्बियम होता है टिश्यू जो है पौधों के, डाइकोट के, प्लांट के केस में कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर जो है टिश्यू काटता है, और बाहर की जो सेल बनता है वह जो है कॉर्क कहलाता है। कॉर्क कैम्बियम जो बाहर की ओर सेल काटता है, तो बने हुए रचना को हम कॉर्क कहेंगे। समझ गए कि नहीं? कॉर्क कैम्बियम है, मान लो कि ये है कॉर्क कैम्बियम, ये एपिडर्मिस का भाग है। अब इसी के नीचे है आपको कॉर्क।
यहीं पर है, और इसके नीचे है कॉर्क कैम्बियम, ये है कॉर्क कैम्बियम। तो ये बाहर जो सेल काटेगा इस भाग को हम कहेंगे कॉर्क, इसी को हम कहेंगे कॉर्क। ये है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम के द्वारा जो है सेल को काटा जाता है, सेल डिवाइड होता है, जिसके चलते बाहर में जो सेल काटेगा तो वह कॉर्क बनाएगा। और कॉर्क जो होता है उस पर सुबेरिन का जमाव होता है। कौन सा जमाव होता है? सुबेरिन। याद रखना है, इस पर जो है सुबेरिन का जमाव होता है। सुबेरिन, सुबेरिन क्या है? सुबेरिन एक ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर का होता है जो जल को अंदर नहीं जाने देगा, बहुत सारी चीजों को अंदर जाने से रोकता है। पानी भी नहीं निकल सकता है उसमें, या पानी भी नहीं जाएगा। तो ये जो है मोटी दीवार वाली होती है, ये कॉर्क का जो लेयर है वह मोटी दीवार वाली होती है। ये हवा पानी जो भी है उसको न अंदर जाने देगा और न अंदर से जाकर बाहर निकलने देगा। तो ये होता है सुबेरिन। तो हम लोग जो है जानते हैं, इसका मतलब है कि एक सेल होता है डेड। कॉर्क सेल क्या होता है? ये चीज कॉर्क सेल जो होता है डेड होता है। अच्छा ये बताइए, लकड़ी देखे ना, लकड़ी, तो लकड़ी के जो छाल होता है, छाल देखा है, छाल जिसको बार्क कहते हैं, तो बार्क के भीतर वाला जो भाग है वो कॉर्क क्या है? जैसे पेड़ है, ये देखो ये पेड़ है, अब पेड़ में जगह जगह से ऐसे ऐसे फटल रहता है कि नहीं? देखे होंगे छाल में। तो ये छाल जो होता है ये बार्क है। अब बार्क के जस्ट छाल जहां से शुरू होता है वो वाला पोर्शन हो गया कॉर्क। क्या हो गया? कॉर्क हो गया। वो भी जो है उसके ऊपर सुबेरिन है। तो वह जो पोर्शन होता है सुबेरिन वाला, जो पोर्शन कॉर्क में लगा हुआ है, जो उसको प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, रक्षा करता है अंदर के भागों को। ये जल या गैसों के अंदर जाने से रोकता है या अंदर से भी बाहर निकलने से भी रोकता है, क्योंकि वह जो है डेड होता है। कॉर्क क्या होता है? डेड होता है, क्योंकि उस पर सुबेरिन होता है। तो हम लोग जान गए हैं बोतल में होता है, बोतल देखे हैं, बोतल में पहले खेती नहीं होता था, बाहर से अब लगाते हैं ना, पहले लकड़ी का होता था खेती, जो उसी में घुसा देते छेद में। है बोतल है ना, बोतल है, देखो ये बोतल, ये बोतल है। और इस बोतल में जो नाटी लगा देते थे इसे, ये क्या है? कॉर्क। इसी को क्या कहेंगे? कॉर्क। होम्योपैथिक दवाइयां जो पहले दिया जाता था, अभी भी बहुत सारा होम्योपैथिक दवाई की जो शीशी होती है ना, उसमें लकड़ी का कॉर्क होता है। कुछ होता है कॉर्क। इसी कॉर्क में देखा था सबसे पहले कौन? रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था और कहा कि मधुमक्खी की छत्ता की तरह जो है उसका छोटा छोटा उसमें घर है, ओम जैसा रचना बना। समझ गए? तो हम लोग जान गए हैं कि कॉर्क क्या होता है। तो ये ओक जो होता है, ओक ट्री जो होता है, ओक ट्री जो होता है, उसमें आपको इस चीज को जो है देख सकते हैं। ये ओक ट्री में जो है ये कॉर्क बहुत ज्यादा होता है। समझ गए ना? ओक जो ट्री होता है उसमें कॉर्क जो है बहुत ज्यादा होता है। उसी का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है कॉर्क के रूप में। ये निर्जीव होता है। अब जानना है कि छाल किसको कहेंगे? छाल, छाल के बारे में जानना, ये बात जो है इस चीज को भी जान गए। ये जान गए एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस में ही ये जगह जगह से स्टोमाटा होता है। अब हम जानेंगे अगला जो प्रोटेक्टिव जो रचना है वो होता है छाल। छाल क्या है? छाल को बार्क कहेंगे। छाल क्या होता है? छाल होता है, आप देखोगे पेड़ों में बाहर बाहर छाल होता है। अब जैसे ये कूलर है, तो कूलर में कम छाल है ना, और लिप्टस में देखिए पतला छाल होता है।
लेकिन कुछ बड़े बड़े पेड़ों में, वृक्षों में मोटा मोटा छाल होता, समझे कि नहीं? मोटा मोटा छाल है, छूट के गिरता भी है कभी कभी, वो डेड होता है। क्या होता है? डेड होता, समझ गए? अच्छा एक चीज और, कॉर्क जो होता है आसानी से आग से जलता नहीं है, प्रभावित नहीं होता, पता ना तुम कहते हो। अब तो हम करेंगे कि छाल कैसे बनता है। छाल जो होता है द्वितीयक वृद्धि के समय, सेकेंडरी ग्रोथ होता है पौधों में, डाइकोट स्टेम में, डाइकोट प्लांट में। तो द्वितीयक वृद्धि के समय, ये द्वितीयक वृद्धि तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, आप जानिए कि द्वितीयक वृद्धि भी होती है पौधों के अंदर जो है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो द्वितीयक वृद्धि के समय जो है कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, द्वितीयक वृद्धि के सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी टिश्यू बनता। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा द्वितीय उत्तक, सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक बनते हैं, नए प्रकार के उत्तक बनते हैं जो पौधों की मोटाई में मदद करता है, पौधों की मोटाई एवं वृद्धि में मदद करता है। और इसके चलते ज्यादा वो हो जाता है मोटाई में वृद्धि, तो वृद्धि के कारण कॉर्क पर दबाव डालता है। किस पर दबाव डालता है? देखो कॉर्क है ना, कॉर्क के ऊपर ही बनेगा क्या चीज? कॉर्क के ऊपर बनेगा बार। क्या बनेगा? देखिए, कॉर्क कैम्बियम के बाहर बना कॉर्क, कॉर्क के ऊपर बनेगा बार। बार माने छाल, पौधों में छाल बनेगा। तो ये जो छाल होता है द्वितीयक वृद्धि के समय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा जो है सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने से एक प्रेशर बनता, एक दबाव उत्पन्न करता है ये टिश्यू किस पर? कॉर्क पर। अब दबाव उत्पन्न करता है तो इसके बाहरी वाले भाग जो है वो क्या हो जाते हैं? जगह जगह से उसके फट जाते हैं। तो दबाव पड़ता है जिसके कारण उसकी कोशिकाएं फैलने की कोशिश करता है। तो इसमें भी कुछ जो है सुबेरिन रहता है जो पानी को अंदर जाने से रोकता है, समझ गए? अभी हम बताएंगे कि कॉर्क में सुबेरिन होता, लेकिन इसमें भी कुछ सुबेरिन रहता है जो पानी को अंदर जाने नहीं देता है। उसके भीतर वाले भाग में सुबेरिन ये रहेगा, सुबेरिन मृत होता है जो पानी को जो है जाने अंदर नहीं देता है, और ये छाल कहलाता है। इसके ऊपर बनेगा जी, कॉर्क के ऊपर बनेगा। ये कॉर्क है, ये पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जो है कॉर्क का है। कॉर्क के नीचे है कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम की कोशिकाएं प्राय जो है चौकोर होता है, रेक्टेंगुलर, समझे कि नहीं? उसमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है उसमें, उसके चलते जो है वृद्धि होता है, मोटाई में वृद्धि होती है या लंबाई में भी वृद्धि हो सकता है। तो ये जो है छाल बनता है कॉर्क के ऊपर। तो हम लोग जान गए हैं कि छाल जो होता है वो डेड टिश्यू होता है, क्योंकि उसमें भी सुबेरिन का जमा होता है। ये कॉर्क के बाहर जो है बनता है, जगह जगह से फट जाता है। जैसे लेंटिसेल होता है ना, तो उसके बगल में आप देख सकते हैं कि ये छाल उसमें होता है, बार्क होता है इपिडर्मल वाले भाग में। कहाँ होता है? ये इपिडर्मल वाले भाग में जो है ये बार्क होता है, इपिडर्मल वाले भाग में होता है, वहां छाल जैसा रचना बन जाएगा, है कि नहीं? और ये डेड होता है। तो हम लोग इस चीज को जान गए हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या चीज सीखे। सबसे पहले तो नर्वस टिश्यू के बारे में जाने, क्या होता है नर्वस टिश्यू, उसके फंक्शन, उसके यूनिट के बारे में हमने समझाया। दूसरी बात है कि हम लोग जो है पीछे का छूटा हुआ भाग जो है प्लांट टिश्यू में
प्रोटेक्टिव टिश्यू था वो छूटा था थोड़ा, जिसके बारे में हम लोगों को जो है आज पढ़े। एक का था नाम जो है कॉर्क और दूसरे का नाम है कॉर्क माने कार्प, और दूसरा था जो है आपको एक था आपको इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बारे में बताया कि इपिडर्मिस क्या होता है। तना में भी होता है, स्टेम का सेक्शन काटा जाए तो उसके अंदर जो है आप सबसे बाहर के लेयर देखेंगे तो इपिडर्मिस होगा, उसी पर क्यूटिकल होता है, ऊपर भी होता है। तो तना में, पत्ती में और जड़ में, तीनों में आप काटेंगे सेक्शन तो मिलेगा एपिडर्मिस वाला भाग। ऐसे रूट में की ब्लेमा हमने कहा था। और तना पर खास करके छाल बनता है जिसको बाह्य कहते हैं, तो बाह्य के बारे में भी हमने बताया है और कॉर्क के बारे में भी बताया है। तो इस चीज को 1 मिनट के अंदर जो है कुछ जो छोटा छोटा है उसको बना लीजिए। अब नेक्स्ट डे जो है संभवतः हम केमिस्ट्री का क्लास हो सकता है कि नहीं, इसलिए कि टिश्यू सिस्टम खत्म